हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो बेटा, आज के इस सेशन में हम कक्षा 12वीं का जो विषय हिंदी है, हिंदी इलेक्टिव, उसका जो सैम्पल पेपर है बेटा 2023-24 का, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट पर भी उपलब्ध है, उसे हल करने जा रहे हैं सो डैट कि जो आपका 13 मार्च को पेपर है आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो वो एग्ज़ाम में आएंगे। और वैसे भी बेटा काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो मॉडल टेस्ट पेपर से भी रिपीट हो जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखना है। हाँ जी, तो कुल अंक हैं बेटा 80। समा आपको दिया जाएगा 3 घंटे। इससे पहले बेटा मैंने इस चैनल पे हिंदी हिंदी इलेक्टिव की स्ट्रक्चर, जो क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो भी अपडेट की थी, जिसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो आइए बेटा आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रश्न पहला, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। तो सही है बेटा 100 वर्ष का समूह। शत मीन्स 100 वर्षों का समूह। भयभीत समस्त पद के लिए निम्नलिखित समास विग्रह के विकल्पों में से सही विकल्प को चुने। तो भयभीत किसको बोलते हैं? जो डरा हो बेटा, डर से भरा हो। तो इसका क्या बनेगा? भय से भीत। भय मीन्स डर। नेक्स्ट है बेटा लोभ मोह समस्त पद के लिए निम्नलिखित में से सही समास विग्रह का विकल्प चुने। लोभ और मोह। लोभ मोह, लोभ और मोह। लोभ का मतलब क्या है बेटा? लालच। नेक्स्ट है बेटा रीतिकाल का समय कब से कब माना जाता है? सन 1643 से लेकर 1843 तक। बिहारी सतसई किस कवि की रचना है? बिहारी जी की। निम्नलिखित में से किसने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साकेत आधुनिक काल के किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? मैथिली शरण गुप्त। निम्न पद्यांश को पढ़ के दिए गए बहुविकल्प प्रश्नों के सही उत्तरों का चुनें। तो बेटा देखो, ऊपर आपके कितने क्वेश्चन आए? 4 क्वेश्चन, एक मार्क्स के हैं। तो कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ जी, पैराग्राफ देखते हैं हम। चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बिहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तही पाई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता के नाम लिखें। तो देखो बेटा, लास्ट जो लाइन थी ना, सूरदास स्वामी, तो आंसर क्या आ गया? सूरदास। ईश्वर की कृपा से कौन से पुण्य बोलने लग जाते हैं? तो देखो यहाँ पे लास्ट सेकेंड लाइन से देखो, बहिरो सुने मूक पुण्य बोले। पुण्य मतलब जो हम दान पुण्य करते हैं। मूक मतलब मूक भाषा, मतलब मूक का मतलब क्या? चुप रहना। करुणामय का अर्थ क्या है बेटा? दयालु। भगवान के लिए हम यूज़ करते हैं ना करुणामय। निम्न पद्यांश को पढ़कर दिए गए, तो ये थी 3 नंबर का था। 3 क्वेश्चन, 3 ही आपके मार्क्स। नेक्स्ट भी 3 ही है मार्क्स आपके। तो पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन हमने हल करने हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी यह क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वो मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस पद्यांश में कवि ने किसकी पीड़ा को व्यक्त किया है? यशोधरा की। इस पद्यांश में कौन दुखी नारी को पूरी तरह समझ नहीं पाया? उसका पति।
उपरोक्त पद्यांश में पथ का क्या रास्ता है? रास्ता। अर्थ क्या है? रास्ता। नेक्स्ट है बेटा बहुविकल्पिक प्रश्न है। वह 10वीं कक्षा में प्रथम आई। कक्षा वाक्य में प्रथम पद का सही पद परिचय कौन सा है? हमने अर्थ बतानी है। कैसे? देखो, अब इसका सेकंड ऑप्शन सही है। विशेषण जो प्रथम है वो अपने आप में एक विशेषण भी है। विशेषण कर्मवाचक, निश्चित, संख्यावाचक, पुल्लिंग, एकवचन, स्थान विशेष्य का विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम पुरुषवाचक हम तुम्हें चंडीगढ़ में मिले थे। इस वाक्य में आए तुम्हें पद का सही पद परिचय कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम, पुरुष पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक मिले थे, क्रिया का कर्म। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है जी भाग ख, पहले 2 प्रश्न 2 नंबर के। चौपाई छंद के तीसरे चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सही। हाँ। दोहा छंद के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। नहीं, गलत। नेक्स्ट देखिए, जहाँ एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु 2 या 2 से अधिक अर्थों का बोध करवाए उसे वह क्या अलंकार होता है? यमक। ठीक है। यहाँ उपमान पर उपमेय का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट बेटा आपको इंग्लिश में ये वर्ड्स दिए हैं, आपने हिंदी में इनके मीनिंग्स लिखने हैं। जैसे कि जुडिशियल शब्द का अर्थ है न्यायिक, सिलेक्शन बोर्ड, चयन बोर्ड। प्रपोजल शब्द का हिंदी रूप प्रतिपूर्ति होगा। नहीं। नॉमिनेशन शब्द का हिंदी शब्द है जो वो नामांकन होगा। बिल्कुल सही। गुरु गोबिंद सिंह जी निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मपाल मैनी। समय नहीं मिला निबंध में लेखक का मानना है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, व्यस्तता के कारण उनका पत्र व्यवहार अव्यवस्थित रहता है। गलत। तत्समय कहानी में शिकारी जब दोबारा जंगल में आए तो पशु और वनस्पतियां प्रसन्न हो उठी। गलत। देखो, शिकारी के आने पर बेटा जानवर खुश थोड़ा ना होंगे। उपेक्षिता कहानी में लेखक की पत्नी का क्या नाम है? कमला। ठीक है। ठेस कहानी में लेखक की सास की बातों का बुरा मानकर सिरचिन काम छोड़कर चला गया। सही। वापसी एकांकी के आधार पर बताओ कि अंबिका की स्त्री का क्या नाम था? एक शब्द में उत्तर दें। सरोजनी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में शंकर के पिता का नाम राम स्वरूप था। गलत। तो बेटा 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आए हैं। कितने मार्क्स के हो गए? 7 मार्क्स के। नेक्स्ट है बेटा आपके क्वेश्चन है। ठीक है। आपको कितने इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं? आपको 6 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, 6 प्रश्न दिए हैं। आपने कितने करने हैं? 4। 50 शब्दों में आंसर करने हैं। हर प्रश्न का जो अंक है वो है बेटा 3, तो 12 नंबर हो गई। तो बेटा मैं आपको समझा देती हूँ ये क्वेश्चन, और मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो हैंड रिटन इस वीडियो के एंड में शेयर किए हुए हैं, आप देख सकती हैं। फर्स्ट है धर्म और कानून में क्या अंतर है? क्या निराश हुआ जाए निबंध के आधार पर उत्तर दें। देखो बेटा, कहते जो धर्म है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, जबकि कानून को धोखा दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। देखो देखो हम किसी से इंसान आपस में धोखा कर सकते हैं, क्या भगवान से धोखा कर सकते हैं? वो तो कैमरे की तरह, जैसे कैमरा 24 आवर्स नज़र रखता है, वैसे ही भगवान हर पल देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए कहा कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा है जो वो दिया जा सकता है। ठीक है। क्लियर बेटा सबको? कहते जो कानून में कमियां हैं उनका लाभ उठाया जा सकता है, पर अगर कोई धर्म में विश्वास रखता है वो कभी भी धर्म का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है ब्रिटिश फौज के बाग में प्रवेश का चित्रात्मक वर्णन करें।
तो अब देखो इसमें क्या था, जैसे हम सभी को पता है ना, वो 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाले बाग में जो घटना हुई थी वो हम सभी को पता है कि किस तरह से उस टाइम पे क्या था बेटा, आज़ादी की लहर चल रही थी। सभी लोग शांतिमय ढंग से जलियांवाले बाग में बैठ के आराम से वो बात कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को भारत में से कैसे बाहर निकाला जाए। बट वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से काफ़ी लोग वहाँ पे, लाखों लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से घुड़सवार पुलिस, राइट, उनके पीछे जो जनरल डायर था, जो पूरा घटना के लिए जिम्मेवार था, जनरल डायर, तो अपने साथ बड़ी बड़ी तोपें, मतलब कि तोपें, फौज लेकर वहाँ पे आ गया। और जैसे ही उसने आदेश दिया तो बिना सोचे समझे जो सिपाही थे उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। राइट, हम सभी जानते हैं ना, आज भी अगर आप जलियांवाले बाग में जाओ तो आप देखोगे कि वहाँ पे आज भी दीवारों पे गोलियों के निशान हैं। और कुछ लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे जो कुएं कुएं बने हुए थे उसमें छलांगे लगा दी थी। तो वो घटना का हमारे इतिहास पे गहरा प्रभाव है बेटा, वही सारा बताया गया है। लेखक के मित्रों ने लड़की पैदा होने पर अपने उद्गार कैसे पेश किए। तो देखो, जब लेखक के घर लड़की का जन्म होता है तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि उसके घर पे बेटा होगा। बट उसके जो फ्रेंड्स होती हैं, जैसे कि जो मिसिस चोपड़ा थी, वो सब मिलके उसको समझाते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मिसिस चोपड़ा उसको बोलती है कि आजकल क्या है, लड़का और लड़की एक ही समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है, तुम उदास मत हो। फिर मिसिस सहगल क्या कहती है, कि कहती है कि तुम उदास क्यों हो रहे हो, मिसिस सहगल सहगल के भी तो 2 लड़कियां हैं। फिर मिसिस गुप्ता क्या कहती है कि लड़की होने से घबराने की आवश्यकता है, वो नहीं है। तो इस प्रकार बेटा जो लेखक के फ्रेंड्स होती हैं, जो मित्र होती हैं, वो उसको मोटिवेट करती हैं, उसको प्रेरित करती हैं कि लड़की होने से ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बुरा हो गया है, कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, मधुआ कहानी का नामकरण कहाँ तक सार्थक है। तो कहते इस कहानी का शीर्षक, शीर्षक क्या होता है बेटा, टाइटल। कहते कहानी का जो शीर्षक है मधुआ बिल्कुल सही है। कहते हम देखते हैं ना इस कहानी में कि कैसे एक छोटा सा बालक है जो वो शराबी की लाइफ को चेंज कर देता है। तो ये कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बेटा, वापसी एकांकी की प्रमुख पात्रा कौन है। तो कौन है जी, राय साहब की जो साली थी, जो विधवा साली थी, सरोजनी है। राइट। तो अब ये साली का देखो, हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। जब ये जो सरोजनी थी वो राय साहब के घर आके उनकी बेटी का पालन पोषण करने लगती है। राइट। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे वो घर में एंटर हो गई, उसने पूरे घर पे ही एक तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया। जब राय साहब रिटायर हो जाते हैं, उनके साथ ही वो आगे मतलब स्वदेश आ जाती है। उनको शराब पीने से ज़रूर रोकती है वो, पर बाकी जैसे उनके रिश्तेदार उनके सिर्फ पैसे को हथियाना चाहते थे, वैसे ही वो क्या है, सरोजनी है जो, वो भी, उसका भी मन कहीं ना कहीं, उसका भी जो आँख होती है, हम कह सकते हैं, राय साहब के पैसे पर ही होती है। नेक्स्ट बेटा, रीढ़ की हड्डी किसका प्रतीक है। तो देखो, रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे हमारा शरीर है, चाहे हमारे शरीर के सभी भाग अच्छे से काम करें, पर अगर हमारी रीढ़ की हड्डी है जब वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो हमारा पूरा शरीर है वो बेकार हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकता। पता है ना आपको ये बात। तो बैकबोन इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि शरीर का आधार है। इसी तरह से जो लेखक है वो कहता है कि हमारा समाज एक शरीर है और इस शरीर का आधार, रीढ़ की हड्डी कौन है, स्त्रियाँ। कि अगर स्त्रियों का स्थान अच्छा है, अगर उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाएगा, अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, तो एक अच्छे समाज का जो निर्माण है वो हो सकता है। अदरवाइज़ समाज का जो विकास है वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये जो प्रश्न है, जैसे शॉर्टकट सब और निबंध का सार अपने शब्दों में लिखें, या शंकर शारीरिक व चरित्र की दृष्टि से रीढ़ की हड्डी से विहीन है, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। शंकर का चरित्र चित्रण लिखे, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर उत्तर दें। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने ढूंढ के खुद करना है। नेक्स्ट है बेटा भाग, दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपने करना है, 5 मार्क्स का होगा। और कितने शब्दों में आंसर करने हैं बेटा, आपने 80 शब्दों में आंसर करनी है। जैसे फर्स्ट है, रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करें।
तो बेटा उस टाइम पे रीतिकाल में क्या था, जो मतलब लाइफस्टाइल था लोगों का, हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं था। राजे भी करप्ट थे, राजे भी भ्रष्टाचार थे, और कहीं ना कहीं राजाओं के साथ जो प्रजा थी वो भी भ्रष्टाचार होती जा रही थी। अगर हम वीमेंस की बात करें, स्त्रियों की बात करें, तो उनकी दशा भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सिर्फ उनको इंटरटेनमेंट, भाव मनोरंजन का ही साधन माना जाता था। राइट, अगर कोई सुंदर स्त्री दिखती तो उसको पैसे के लिए बेच दिया जाता। बाल विवाह की प्रथा भी थी। राइट, शिक्षा का कोई साधन नहीं था, लोग ज़्यादातर अनपढ़ ही थे, रिश्वत का लेना देना आम बात थी। और हाँ, किसानों की दशा भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनका भी शोषण किया जा रहा था। तो शॉर्ट में मैंने बेटा आपको हिंट दे दिया है इसका। रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का वर्णन करें। तो दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं बेटा? श्रृंगारिकता और अलंकारिकता। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपकी है ट्रांसलेशन। और जो ये क्वेश्चन है बेटा, जैसे शायाबाद युग के साहित्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का वर्णन, आधुनिक काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ लिखी, ये आपने ढूंढ के खुद करनी है। नेक्स्ट है बेटा आपकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पंजाबी में थी। पंजाबी विच गुरु नानक बानी दे 3 उच्चे आदर्श, नाम जपो किरत करो वंड के छको, पंजाबी रहन सहन विच डूंघियां जड़ा फड़ गए हैं। तो बेटा इसकी क्या बनेगी ट्रांसलेशन, देखते हैं। मैंने यहीं पे लिख दी थी, पंजाब में गुरु नानक वाणी के 3 उच्च आदर्श, नाम जपो किरत करो बांट कर छको, पंजाबी रहन सहन में गहरी जड़ें पकड़ चुके हैं या गए हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपकी एप्लीकेशन है, ये आपने खुद करना है। जैसे उन्होंने दिया है कि आपका नाम पंडित योगेश्वर नाथ है, आप सेक्टर 22 चंडीगढ़ में एक योगेश्वर योग साधना केंद्र खोला है, वहाँ आप लोगों को योग सिखाते हैं, जिसकी प्रति व्यक्ति प्रति मास 1000 रुपया फीस है। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत योग सीखे का प्रारूप तैयार करके लिखिए। तो बेटा ये क्या है? एडवर्टीजमेंट आई आपको, तो ये तैयार करनी है आपने। नेक्स्ट है आपका नाम प्रदीप कुमार है, आप सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खिजराबाद में पंजाबी के अध्यापक हैं, आप स्कूल के पंजाबी साहित्य समिति के सचिव हैं। समिति द्वारा आपके ही स्कूल में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए, जिनमें विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा जाए। तो ये भी बेटा आपने कर लेना है। नेक्स्ट है निम्न में से किसी एक छंद का लक्षण व उदाहरण दीजिए। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ बेटा, चौपाई क्या होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रखना है कितनी मात्राएं होती हैं? 16। दोहा छंद के, देखो अब इसको ध्यान से समझना है। उसमें चौपाई में तो सीधा ही था कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दोहे में क्या है? दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आप इनको ओड और इवन नंबर्स की तरह भी याद कर सकते हैं कि जो इवन नंबर्स हैं पहला और तीसरा चरण, उसमें 13 मात्राएं, और जो इवन है नंबर्स हैं जैसे दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है बेटा यमक क्या होता है? अभी हमने किया था कि जब एक शब्द या शब्द समूह का बार बार उपयोग किया जाए पर हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो उसे यमक कहते हैं। उपमा, जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसे उपमा कहते हैं। इसके 4 भाग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा आपने किसी एक निबंध पे लिखना है, विषय पे निबंध लिखना है, 7 नंबर का आएगा। 4 निबंध आपको दिए हुए हैं, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या, विद्यार्थी और अनुशासन, शहीद भगत सिंह जी, खेलों का महत्व, सुंदर लिखाई के 5 नंबर हैं। तो कुल मिला के आपका बेटा 80 नंबर का पेपर है, 5 नंबर उसमें से सुंदर लिखाई के हैं। क्लियर। तो कितने मार्क्स का पेपर है? 75 नंबर का। तो इसी के साथ बेटा ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे थोड़े से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख लेना। ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाया वो सारा मैंने आसान भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। राइट, तो अच्छे से बेटा तैयारी करके आपने अपने एग्ज़ाम में देना है। वैसे तो मैंने हर चीज़ को क्लियर किया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। तो बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।